तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो क्या है। ठीक है। इम्यूनिटी का साधारण सा अर्थ है प्रतिरक्षा। ठीक है। तो अपना टॉपिक कौन सा है? इम्यूनिटी, जिसका साधारण सा अर्थ क्या है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं किसी भी रोग या रोग कारक से लड़ने की क्षमता। यानी कोई भी रोग है या रोग कारक है, उससे जो शरीर की लड़ने की क्षमता है, किसी भी रोग या रोग कारकों से इसकी शरीर की लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा शरीर है वह यह कोशिश करता है कि इस शरीर में कोई भी रोग कारक अंदर प्रवेश ना करे और वह किसी प्रकार का रोग या बीमारी पैदा ना कर पाए। तो यही गुण या जो यही रोग से लड़ने की जो क्षमता है, यही क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है। अब जो ये प्रतिरक्षा है, इसके द्वारा पैदा की जाती है, किस तरह से होती है? इस प्रतिरक्षा के विशेषकर मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है। अब एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन क्या होते हैं? कोई भी रोग कारक, कोई भी रोग कारक हो सकता है, या रोग कारक के विषैले, रोग कारक के विषैले, तो विषैले तत्व, या फिर क्या हो सकते हैं? बाह्य पदार्थ। किसी भी प्रकार के बाह्य पदार्थ हो सकते हैं। तो तीन यहां पर क्या चीज है? रोग कारक किन्हें बोल रहे हैं, या सॉरी एंटीजन हम किसे बोल रहे हैं? कोई भी रोग कारक हो सकता है। ठीक है। या रोग कारक के विषैले तत्व हो सकते हैं, या कोई भी बाह्य पदार्थ हो सकता है। अब ये क्या कर रहे हैं? जो ये सभी क्या करेंगे? जो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है। कोई भी बाह्य पदार्थ या रोग कारक या रोग कारक के विषैले तत्व जो क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित कर रहे हैं शरीर के अंदर, तो क्या कहलाते हैं ये? एंटीजन कहलाते हैं। और दूसरी चीज है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसे कहते हैं? एंटीबॉडी क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने विशेष पदार्थ होते हैं। ठीक है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन के बने, ग्लाइकोप्रोटीन के बने। ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है? जो एंटीजन की, जो शरीर में एंटीजन की प्रतिक्रिया, यानी एंटीजन ने शरीर में प्रवेश किया और उसके खिलाफ क्या हुई? प्रतिक्रिया हुई। तो एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, फलस्वरूप बनते हैं। जैसे ही शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है, तो शरीर क्या करता है? पहली बात तो उन एंटीजेंस को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो इनको जो नष्ट करने की क्षमता है, यह क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। हेलो।
ठीक है। तो एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शरीर में जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। अब देखिए, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी की हम बात करें तो किसी रोग कारक तथा रोग कारक द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करने की क्षमता या लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, रोग कारकों से जो लड़ने की क्षमता है वही क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। तो रोग कारक तथा रोग कारकों द्वारा विषैले तत्वों को जो निष्क्रिय करने की क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वही क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। अगला है एंटीजन यानी प्रतिजन। इसको क्या कहते हैं हम? प्रतिजन कहते हैं एंटीजन को। तो ऐसे बाह्य पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करके लिम्फोसाइट प्रतिक्रिया के द्वारा, ठीक है, कौन सी प्रतिक्रिया के द्वारा? जो लिम्फोसाइट होती हैं, टी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो उन लिम्फोसाइट के द्वारा क्या बनती हैं? एंटीबॉडी या प्रतिपिंड का निर्माण को प्रेरित करती हैं। और ये उनको क्या बोलते हैं? हम एंटीजन कहते हैं। तो शरीर में हम जो बात कर रहे थे कि शरीर में जो बाह्य रोग कारक हैं, ठीक है, या उनके विषैले तत्व हैं, या कोई भी बाह्य पदार्थ है जो शरीर में एंटीबॉडी निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, ये भी क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडी या प्रतिपिंड निर्माण को क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन कहते हैं। तो एंटीबॉडी क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए विशिष्ट पदार्थ हैं जो एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शरीर में उत्पन्न होते हैं। और इनका काम क्या है? एंटीबॉडी का काम क्या है? रोग कारकों से लड़ना। ठीक है, या फिर जैसे अब बन जाएंगे, एक बार किसी रोग कारक का शरीर में प्रवेश हो गया, ठीक, तो अगली बार उस रोग से लड़ने में ये सहायता प्रदान करते हैं। किस तरह से करते हैं वो आगे बात है। ठीक है, तो अपने पास तीन चीजें हो गई। एक तो हो गई प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की क्षमता। शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं या इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया एंटीजन और दूसरा हो गया एंटीबॉडी। एंटीजन बाह्य रोग कारकों को बोल रहे हैं, या कोई भी बाह्य पदार्थ है या उस रोग कारक के विषैले तत्व हैं जो क्या कर रहे हैं? जो एंटीबॉडी निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसके द्वारा लिम्फोसाइट प्रतिक्रिया के द्वारा, उनको तो हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीबॉडी किसे कहते हैं? एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, शरीर में क्या बनते हैं? विशिष्ट प्रकार के पदार्थ बनते हैं जो किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, ठीक है, तो चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो मीन्स प्रतिरक्षा और लॉजी माने अध्ययन। तो प्रतिरक्षा का जहां अध्ययन किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा का जो है अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि जो ये प्रतिरक्षा है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। मुख्य रूप से जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, उसके दो भाग हैं। ठीक है, नंबर एक, अउपार्जित या अविशिष्ट प्रतिरक्षा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इन्नेट या नॉन स्पेसिफिक, जिसका अर्थ है अउपार्जित और अविशिष्ट, जो कि जन्मजात ही किसी भी जीव को प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसी प्रतिरक्षा जो जीव के द्वारा उत्पन्न नहीं की जा रही है, यानी उसमें जो किसी जीव है उसका रोल नहीं है, उसको जन्मजात ही वो प्राप्त होती है। जो रोगों से लड़ने की क्षमता जीव को शुरुआत में ही, जन्म के समय ही मिलती है, वो किस प्रकार की कहलाती है? अविशिष्ट प्रकार की है या अउपार्जित प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें किसी भी जीव का कोई विशेष रोल नहीं होता है, जन्मजाति ही उसको प्राप्त होती है। दूसरी है एक्वायर्ड या स्पेसिफिक या उपार्जित। ठीक है, जिसे क्या बोल सकते हैं हम? अर्जित प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। जिसको, यानी जो अर्जित प्रकार की है या उपार्जित प्रकार की है या एक्वायर्ड प्रकार की जो प्रतिरक्षा है, इसको जो जीव है, ठीक है, वो खुद प्राप्त करता है। ठीक है, अपने अनुभवों के द्वारा।
एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया के फलस्वरूप इसको जीव के शरीर के अंदर ये पैदा होती है, जन्मजात नहीं मिलती। ठीक है, बाह्य वातावरण के संपर्क में, रोग कारकों के संपर्क में आने के कारण जीव इससे प्राप्त, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जीव इसको प्राप्त करता है। अब बात करते हैं कि उपार्जित प्रतिरक्षा, नॉन स्पेसिफिक प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है। जन्मजात, जन्मजात में इसकी हम बात करें तो कौन कौन सी चीज हैं मिलती हैं जो जीव को जन्मजात रूप से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जैसे नंबर एक है बायोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, जो कुछ जैविक चीजें हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो एंटीजेंस हैं या रोग कारक हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स कहलाते हैं। दूसरे हैं केमिकल बैरियर्स, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो रोग कारक है या जो रोग विषैले रोगी रोग पैदा करने वाले तत्व हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं या रोग फैलाने से रोकते हैं। फिजिकल बैरियर्स, ठीक है, इसमें शारीरिक चीजें आ जाती हैं। और फिर जनरल बैरियर्स, तो इसकी हम बात करें तो एक मोटा मोटे सी बात करें तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और दूसरी होती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखो, सबसे पहले कोई भी रोग कारक आएगा तो किसके संपर्क में आएगा, अपनी त्वचा के संपर्क में आएगा। ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आता है। ठीक है, या फिर जो मुंह है, लार है, ठीक है, कुछ श्राव है उनके संपर्क में आता है। तो ये जिनके संपर्क में शुरुआत में कोई भी रोग कारक आता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। और त्वचा है, त्वचा भी किसी रोग कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकेगी। ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली है, मुंह की हो गई, नाक की हो गई, ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, किसी भी जीव को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल देंगे। जैसे बात करें हम, सबसे पहले त्वचा हो गई, श्लेष्मा झिल्ली होगी, मुंह नाक वगैरह में श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है। तो ये सब किस में आ गए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें कुछ जैसे हमारे आंसू हो गए, है ना, और इसके अलावा लार हो गई, तो ये सब किस में आ जाते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। जब यह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मान लो कि इसको त्वचा को पार कर गई, कोई भी रोग कारक शरीर, रोग कारक जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी पहली जो हमारी सुरक्षा की घेरा है उसको इन्होंने पार कर लिया, तो अब क्या होगा, क्या सीधा रोग पैदा हो जाएगा, नहीं होगा। अभी शरीर के जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो काम करेगी, जिसमें कौन सी चीज आ जाती है कि भाई किसी भी रोग कारक ने शरीर के अंदर प्रवेश किया तो रक्त में उपस्थित, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, वहां आती हैं, एकत्रित होती हैं और उसका भक्षण करने की कोशिश करती हैं या भक्षण द्वारा उसको नष्ट करने की कोशिश करती हैं, किसको, रोग कारक। फिर क्या होगा, उस जगह पर सूजन होगी, ठीक है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएंगे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल्स किसके द्वारा नष्ट करने की कोशिश करती हैं, भक्षण द्वारा। इसके अलावा शरीर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी बुखार आएगा। कुछ रसायनों के द्वारा क्या आएगी, वहां पर शरीर में जिस जगह पर रोग कारक ने प्रवेश किया है सूजन आती है। तो इसके द्वारा शरीर के अंदर जो रोग कारकों ने प्रवेश किया है उनको नष्ट करने की कोशिश की जाती है। इस तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली, आंसू, लार, जितने भी स्राव हैं वो शुरुआत में
उस रोग कारक को, विषैले तत्वों को या रोग पैदा करने वाले तत्वों को शरीर में अंदर जाने से रोकती है। और जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाती है, ठीक है, शरीर में मान लो कि कोई भी रोग कारक प्रवेश कर गया, तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अपना काम करती है। वो क्या काम करती है? वो काम करती है न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, बुखार के द्वारा, यानी टेम्परेचर बढ़ा करके शरीर का, और उस जगह पर सूजन वगैरह जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह उनको सीक्रेट करके। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी यदि नहीं होता है, यानी रोग कारक नहीं मरता है, तो फिर काम करती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, यानी किसी जीव के अंदर क्या रोग पैदा हो जाएगा, ठीक, तो वहां पर फिर जो शरीर है वो खुद काम करता है, अपनी जो प्रतिरक्षा यानी कुछ एंटीबॉडीज का निर्माण वो स्वयं करता है। कैसे करता है? तो ये तो बात हो गई जो हमें जन्मजात प्राप्त होती हैं, किसके अंदर आती हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जन्मजात प्रतिरक्षा के अंतर्गत आती है। और दूसरी प्रकार की जो इम्यूनिटी है या प्रतिरक्षा है वो है एक्वायर्ड, यानी स्पेसिफिक, जिनको शरीर के द्वारा या मनुष्य के द्वारा या किसी जीव के द्वारा अर्जित किया जाता है, वातावरणीय संपर्क के द्वारा या खुद के अनुभवों के द्वारा या किसी इन्फेक्शन के द्वारा। कैसे? देखिए, जो उपार्जित प्रकार की प्रतिरक्षा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा पैदा की जाती है? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा पैदा की जाती है और टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा पैदा की जाती है। तो अर्जित प्रकार की प्रतिरक्षा को कौन पैदा करता है? ठीक है, या ये कहें कि कौन सी डब्ल्यूबीसी पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं? तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स पैदा करती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट हो गई, जिसके दो टाइप हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो कि बोन मैरो में मैच्योर होती हैं। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में मैच्योर होती हैं। इसके प्रकार की बात करें तो कैसे हैं, देखिए, अर्जित प्रकार की जो प्रतिरक्षा है, अब उसके प्रकार की हम बात करते हैं, तो इसको दो भागों में बांटा गया। पहली है प्राकृतिक और दूसरी है कृत्रिम प्रतिरक्षा। अब जो प्राकृतिक है उनके भी दो प्रकार हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। और उसी प्रकार से फिर कृत्रिम के भी दो पार्ट होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। अब यहां पर इनके एग्जाम्पल याद होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो सीधा यहीं से बनता है। ठीक है, तो इसके भी प्रकार कौन से हो गए? सक्रिय और निष्क्रिय। देखिए, तो जो अर्जित प्रकार की प्रतिरक्षा है वो कैसे पैदा होती है? जब कोई जीव है किसके संपर्क में आता है? रोग के संपर्क में आता है, या कोई भी रोग कारक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये प्रतिरक्षा क्या होती है? उत्पन्न होती है। अब अर्जित प्रतिरक्षा यानी जीव क्या कर रहा है? खुद अर्जित करता है, खुद के शरीर के द्वारा क्या करता है? अर्जित करता है, यानी जन्मजात नहीं मिल रही। कैसे? प्राकृतिक प्रतिरक्षा की बात करें हम, प्राकृतिक के दो प्रकार हो गई, सक्रिय और निष्क्रिय। यहां सक्रिय और निष्क्रिय से क्या मतलब है? सक्रिय से मतलब है, देखो, वह प्रतिरक्षा जहां स्वयं शरीर एंटीबॉडी बनाने में भाग लेता है, यानी जहां पर किसी भी जीव का शरीर एंटीबॉडी बनाने में भाग लेता है, वह क्या कहलाती है? सक्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा कहलाती है। और निष्क्रिय, जहां या जब बनी बनाई एंटीबॉडी, बनी बनाई या रेडीमेड एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश कराई जाती है, बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में क्या कराई जाती हैं? प्रवेश कराई जाती है। ठीक है, यही चीज सेम यहां पर लागू होती है। सक्रिय में शरीर इन्वॉल्व रहेगा और निष्क्रिय में जो बनी बनाई एंटीबॉडी है वो शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है।
तो हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक के बेस पे, और इधर बात करेंगे कृत्रिम के बेस पर, आर्टिफिशियली। प्राकृतिक रूप से जब कोई रोग कारक, ठीक है, किसी भी जीव ने जन्म लिया, ठीक, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसके शरीर में ही, भाई त्वचा भी है, और उसके शरीर के अंदर ब्लड है, और ब्लड के द्वारा जो भी न्यूट्रोफिल्स हैं टेम्परेचर बढ़ा करके, ठीक, तो उसके द्वारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी पैदा की जाती है और प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। अगर ये दोनों फेल हो जाती हैं, मान लो कोई रोग कारक आया, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने अपना काम किया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ने अपना काम किया, और ये दोनों फेल हो गए, तो क्या होगा फिर? शरीर के अंदर रोग कारक प्रवेश कर जाएगा और रोग पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर के अंदर क्या पैदा हो गया? रोग। पहली बार में तो जीव के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? रोग। लेकिन देखो, इसको इस तरह से समझे हम, कोई भी एंटीजन है, या एंटीजन क्या बोल सकते हैं हम? रोग कारक बोल सकते हैं। इसने क्या किया? शरीर में प्रवेश, शरीर में प्रवेश किया। अब इसके द्वारा रोग पैदा ना हो, तो शरीर में प्रवेश करने पर यहां कौन काम करेगा? पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने काम किया। मान लो ये रिजल्ट क्या रहा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो गई? फेल हो गई। तो अब क्या आएगा इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगी। मान लो ये भी हो जाती है फेल, तो दोनों प्राकृतिक रूप से थी, ठीक है, ये पाई जा रही, जन्मजात पाई जा रही थी। अब क्या होगा? अब यहां पर जो जीव है रोगी हो जाता है, रोगी हो जाता है। अब क्या होगा? यानी एंटीजन कहां गया? शरीर के अंदर। एंटीजन कहां है? शरीर के अंदर। एंटीजन को जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो इसको खत्म नहीं कर पाई, अभी तो रोग पैदा हुआ। अब इस एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया, यानी इसके खिलाफ क्या दिखाई जाएगी शरीर के द्वारा? प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा? एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीजन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अब ये एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करती है। एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी रोग कारक रूपी एंटीजन को नष्ट करती है, और जीव निरोगी हो जाता है। ठीक है, तो जीव क्या हो गया? निरोगी हो जाता है। एंटीबॉडी ने क्या किया? एंटीजन को समाप्त कर दिया, रोग कारक रूपी एंटीजन को नष्ट कर दिया। तो अब जब एंटीजन ही नहीं रहेंगे या इसके विषैले तत्व नहीं रहेंगे, तो जीव क्या हो जाएगा? निरोगी हो जाएगा। अब कुछ एंटीबॉडी ने तो ये नष्ट कर दिए रोग कारक, लेकिन कुछ एंटीबॉडी, लेकिन इनमें से कुछ एंटीबॉडी शरीर में हमेशा के लिए, हमेशा के लिए
उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इस रोग की एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन गई। ठीक है, तो अब अगली बार किसी रोग के रोग कारक एंटीजन के प्रवेश करने पर, यानी अगली बार जब इसी रोग का रोग कारक प्रवेश करेगा, तो ये जो बनी बनाई एंटीबॉडी है, करने पर बनी बनाई एंटीबॉडी रोग कारक को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रदान करती है। समझ में आया कुछ? इसका मतलब यह है कि शुरुआत जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाती हैं, तो शरीर के अंदर एंटीजन प्रवेश कर जाता है और रोग पैदा हो जाता है। ठीक है, रोग पैदा हो गया, तो उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी, प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शरीर के अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो ये जो बनी बनाई एंटीबॉडी है, ये क्या करती हैं, यानी अब जो एंटीबॉडी है रोग कारक रूपी एंटीजन से, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होती है, दोनों का। एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को नष्ट करती हैं। अब एंटीजन नष्ट हो जाएगा, रोग कारक नष्ट हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। अब कुछ एंटीबॉडी बनी बनाई रह जाती हैं शरीर के अंदर। तो अगली बार जब इसी रोग का रोग कारक शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो ये जो बनी बनाई एंटीबॉडी हैं उस रोग कारक को पहचान जाती हैं और सीधे उसको नष्ट कर देती हैं। इससे क्या होता है, शरीर के लिए प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है प्रतिरक्षा की। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है। किसी भी रोग कारक के एंटीजेंस के, या रोग कारक, जो रोग, किसी रोग का रोग कारक जब शरीर में प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ शरीर क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, खुद शरीर प्रतिक्रिया दिखा रहा है, और शरीर के अंदर किसका निर्माण कर रहा है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का मतलब क्या हो गया, प्रतिरक्षा। तो शरीर खुद प्रतिरक्षा पैदा कर रहा है अपने अंदर उस रोग के रोग कारक के खिलाफ। ठीक है, कब, जब प्राकृतिक रूप से जो कोई भी जीव है जब वो बीमार होता है, तो इसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या क्या हो गया, किसी भी रोग कारक द्वारा प्राकृतिक रूप से संक्रमित होना। ठीक है, जैसे कोई भी रोग कारक है, उसका रोग कारक शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से प्रवेश कर गया, तो उस रोग के खिलाफ पहली बार तो जीव बीमार हो जाएगा, लेकिन अगली बार उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। तो अगली बार जो बनी बनाई एंटीबॉडी उस रोग कारक को पहले ही नष्ट कर देंगी और प्रतिरक्षा प्रदान करेंगी। ठीक है, तो किसी रोग कारक के प्राकृतिक संक्रमण के द्वारा क्या मिलती है, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, प्राकृतिक रूप से कोलोस्ट्रम या खीस के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसमें बनी बनाई क्या होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं, इसके रूप में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रूप में, इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी बनी बनाई क्या हो गई, इसके अंदर एंटीबॉडी हो गई। इनको क्या बोलते हैं हम, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो आईजीजी और आईजीए पाई जाती हैं, जो शरीर को क्या प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये कैसी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी जीव है, जो छोटा बच्चा है जिसको हम कोलेस्ट्रम पिला रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी जो क्या है, कोलेस्ट्रम है, प्राकृतिक पदार्थ है ये। ठीक है, तो इस चीज के द्वारा, कोलेस्ट्रम या खीस के द्वारा हम किसमें प्रवेश करा रहे हैं, जो बछड़ा है उसके शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। और वह कोलेस्ट्रम में उपस्थित इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी जो एंटीबॉडी हैं, वो विभिन्न प्रकार के रोगों से उस बछड़े को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये कैसी हो गई, निष्क्रिय। यहाँ पर शरीर स्वयं हिस्सा नहीं ले रहा है एंटीबॉडी बनाने में, जबकि यहाँ पर रोग से जो शरीर है ग्रसित हो रहा है, और उसके बाद एंटीबॉडी बन रही है शरीर के अंदर, इसलिए इसको बोल रहे हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, क्योंकि जहां पर शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाने में भाग लेता है।
और यहाँ पर कोई शरीर कोई भाग नहीं ले रहा, नहीं बनाई एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से कोलोस्ट्रम के द्वारा जो जीव है उसके शरीर में प्रवेश कराई जा रही हैं और प्रतिरक्षा प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या हो गया? कोलोस्ट्रम या फीस के द्वारा हम प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अगला है, अब कृत्रिम। कृत्रिम के दो प्रकार हो गए, सक्रिय और निष्क्रिय। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा कैसे पैदा की जाती है? यानी सक्रिय का मतलब क्या हो गया? यानी शरीर तो भाग ले रहा है यहाँ पर एंटीबॉडी बनाने में, लेकिन कैसे भाग ले रहा है? कृत्रिम रूप से। हम किसी जीव के शरीर में किसी रोग के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? कृत्रिम रूप से। ठीक है, और कैसे बना रहे हैं? वैक्सीन के द्वारा। ठीक है, जैसे टिटनेस के वैक्सीन होते हैं, बीसीजी का होता है, या विभिन्न प्रकार के, जैसे कुछ दिनों पहले कोरोना बीमारी आई थी तो कोरोना के वैक्सीन दिए गए थे। किस लिए दिए गए थे? कि भाई अगली बार जब ये बीमारी आए तो इसके खिलाफ शरीर के अंदर एंटीबॉडी पहले से बनी बनाई मिले और कोरोना जो वायरस है वो रोग पैदा ना कर सके। ठीक है, और उसके खिलाफ जो शरीर है इम्यूनिटी दिखाए, प्रतिरक्षा प्रदान। तो शरीर में एंटीबॉडी बनाई जा रही है रोग के द्वारा। किसके द्वारा? वैक्सीन के द्वारा। तो सक्रिय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है। जिस तरह से प्राकृतिक रूप से रोग के द्वारा संक्रमित होने पर शरीर बना रहा था, यहाँ पर जो रोग कारक है, ठीक है, उसको कुछ विशेष बदलाव किए जाते हैं। होते तो वही एंटीजन है, यहाँ भी रोग कारक ही होता है, लेकिन उसकी रोग पैदा करने की क्षमता को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। यानी पैथोजेनिसिटी को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। यानी वो रोग के लक्षण पैदा नहीं कर पाता, रोग ही नहीं बना पाता, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी जो है, एंटीजेनिसिटी का मतलब है एंटीबॉडी निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रेरित करने की क्षमता। ठीक है, तो एंटीजेनिसिटी को तो यहां बनाए रखते हैं, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी को वैक्सीन के अंदर, ठीक है, एंटीजेनिसिटी को तो बनाए रखते हैं, लेकिन पैथोजेनिसिटी को क्या कर देते हैं? दबा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि जो रोग कारक हम शरीर के अंदर वैक्सीन के रूप में प्रवेश करा रहे हैं वह रोग तो पैदा नहीं कर पाता है, लेकिन एंटीबॉडी निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित कर देता है। तो जो एंटीबॉडी बनती हैं, तो जब वास्तविक रूप से बीमारी के संपर्क में जीव आता है तो ये वैक्सीन के द्वारा बने एंटीबॉडी उस बीमारी को समाप्त कर देते हैं, उसके रोग कारक को नष्ट कर देते हैं। तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या हुआ? वैक्सीन। ठीक है, अगला है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये क्या है? जिस तरह से हम यहाँ प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कौन सा उदाहरण पढ़ रहे थे? कोलोस्ट्रम। यानी शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती हैं, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी प्रवेश कराई जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी प्रवेश कराई जाती हैं शरीर में। ठीक है, कौन सी अवस्था में? जब शरीर एंटीबॉडी बनाने के योग्य नहीं रहता, या इतनी ताकत या उसमें शक्ति नहीं रहती शरीर में, या इतना समय नहीं होता कि वो एंटीबॉडी निर्माण कर सके। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे एंटी टिटनेस सीरम दिया जाता है, एंटी वीनम सीरम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से सीरम प्रवेश कराया जाता है शरीर के अंदर, जिसमें बनी बनाई एंटीबॉडी उपस्थित होती है। तो जो बनी बनाई एंटीबॉडी है वो सीधे किससे जाके एक्ट करेंगी? एंटीजन से, और उस रोग कारक को तुरंत नष्ट कर देती हैं। ठीक है, किसी को सांप खा गया, टिटनेस हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये एंटी टिटनेस सीरम, एंटीवेनम सीरम शरीर में इंजेक्ट करा दिया जाता है, क्योंकि इनमें क्या, इस सीरम में क्या होती है? बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, और वो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको ये चार चीजें याद रखनी है कि प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है किसी रोग कारक के द्वारा प्राकृतिक रूप से संक्रमित होना। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण कोलोस्ट्रम या खीस। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण वैक्सीन। कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल क्या है? एंटी सीरम, ठीक है, या एंटी टेटनस सीरम, एंटीवीनम सीरम, ये सब क्या है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये कैसी हैं? अर्जित प्रतिरक्षाएं, जिनको प्राकृतिक रूप से अर्जित करता है जीव या कृत्रिम रूप से अर्जित करता है। ठीक है, दो प्रकार से अर्जित कर सकता है, सक्रिय रूप से और निष्क्रिय रूप से। सक्रिय रूप का मतलब है जहां पर एंटीबॉडी बनाने में किसी भी जीव का शरीर जो है वह इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जहां पर जो जीव है उसका जो शरीर है वह एंटीबॉडी नहीं बनाता है, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी उस जीव के शरीर में क्या की जाती है? प्रवेश कराई जाती।
ठीक, तो ये तो बात हो गई अपनी किससे संबंधित, अर्जित प्रतिरक्षा से संबंधित। अब देखिए, अभी है कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? ठीक, तो देखो, ये ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे हम एंटीबॉडी की बात कर रहे थे ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं, उसी प्रकार से पाए जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं जो किसी भी जीव को प्रतिरक्षा प्रदान करने के काम आते हैं। ठीक है, अब आईजीजी की बात करें हम, तो कहां पाया जाता है? अभी हमने बात की थी कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में 2 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे मुख्य रूप से, आईजीजी और आईजीए। तो आईजीजी की बात करें हम, तो यह कोलोस्ट्रम में, यहां पर है, कोलोस्ट्रम में उपस्थित एंटीबॉडी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह एकमात्र एंटीबॉडी है जो अपरा को पार कर जाती है। ठीक है, एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा को पार या क्रॉस करती है। यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो प्लेसेंटा को पार कर जाती है। ठीक है, तो कौन सी है इसमें? आईजी। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है, यानी ये जो पांचों प्रकार की एंटीबॉडी हैं, इनमें जो सबसे अधिक मात्रा होती है, लगभग 80%, वो किसकी होती है? आईजीजी की होती है। ठीक है, अब बात करें आईजीए की, तो आईजीए को हम बोलते हैं स्रावी प्रकार की एंटीबॉडी। कौन सी बोलते हैं? स्रावी प्रकार की एंटीबॉडी, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो स्रावों में पाई जाती है या शरीर से स्रावित होती है। ठीक है, इस सीक्रेटरी एंटीबॉडी, तो शरीर के विभिन्न स्रावों में ये उपस्थित होती है। जैसे हम बात करें दूध, लार, आंसू। ठीक है, दूध का मतलब हो गया मुख्य रूप से अपना खीस, इनमें ये उपस्थित होती है। ठीक है, सीक्रेटरी एंटीबॉडी बोल रहे हैं इसको, यानी ये शरीर के जितने भी स्राव हैं उनमें उपस्थित होती है। आईजीएम, इस ये क्या है कि जो शरीर में कोई भी संक्रमण होने पर ये सबसे पहले बनती है, तो सबसे पहले बनेगी। ठीक है, तो जब समय के साथ साथ ये सबसे पहले बन गई, तो इन सब में क्या हो जाएगी? सबसे पुरानी एंटीबॉडी ये हो जाती है। तो इसका यही है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि संक्रमण में सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीएम सबसे पहली बनती है, इसलिए सबसे पुरानी ये होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी और सबसे पुरानी एंटीबॉडी कौन सी होती है? आईजीएम होती है। आईजीडी, आईजीडी क्या है? विशेषकर ये बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है। ठीक है, और एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करती है। ऐसा इसका कोई ज्यादा विशेष खास नहीं है। तो आईजीडी जो है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, जैसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, लाइन ऑफ डिफेंस पैदा करती हैं। तो ये क्या है? बी लिम्फोसाइट की सतह पर मुख्य रूप से पाई जाती है और एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करती है। अगला है इंपॉर्टेंट, आईजीई। ठीक है, आईजीई क्या है कि ये विशेष रूप से जो एलर्जी है, यानी किसी भी प्रकार की जो एलर्जी हो जाती है, तो ये एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, कोई भी चीज हो, उसके खिलाफ जब एलर्जी हो जाती है, तो सबसे पहले एलर्जी के केस में कौन सी बनती है? आईजीई बनती है। और साथ में कब? परजीवी के संक्रमण होने पर। क्योंकि एलर्जी होती कब है? जब फॉरेन बॉडी शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं, जो शरीर को सूट नहीं करती, तो क्या करेंगे? एलर्जी होगी। ठीक है, तो एलर्जी के केस में आईजीई बनती है। और परजीवी के संक्रमण होने पर या परजीवी के शरीर में प्रवेश करने पर या बाह्य पदार्थों के शरीर में प्रवेश करने पर आईजीई ही बनती है। तो देखो, आईजीई एलर्जी, ALLERGY, ठीक है, और सीक्रेटरी को क्या बोल देते हैं हम? यानी श्राव होना, एक्सक्रीटरी भी बोल देते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है,
एक्सक्रीशन हो गया, यानी स्राव हो गया एक तरह से, एक्सक्रीशन का अर्थ। तो इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो, एलर्जी और एक्सक्रीटरी, यानी एक्स ई वाले केस में तो क्या कहलाएगा, ई आएगी, यानी एक्सक्रीशन वाले में, यानी जब ई से ई मैच करे तो इनका क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है, यानी एलर्जी के केस में तो क्या बनती है, ई बनती है, और एक्सक्रीशन के केस में क्या बनती है, ए बनती है। ठीक है, यानी हम ऐसे मैच नहीं कर सकते कि भाई एलर्जी के केस में आईजी ए बननी चाहिए, एक्सक्रीशन के केस में ई होनी चाहिए, ऐसे नहीं, इनका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, यानी एलर्जी के केस में, यानी ए, एलर्जी ए से शुरू हो रहा है तो ए नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ई आएगा। और एक्सक्रीशन के केस में ई नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे पुरानी कौन सी हो गई, एम हो गई, सबसे पहले बनती है और सबसे पुरानी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। कोलेस्ट्रम में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, आईजी, और प्लेसेंटा को पार करने वाली भी एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से अपना लगभग लगभग ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसमें एक और है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो दोनों ही किस क्या हैं, डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। और डब्ल्यूबीसी में भी कौन से, एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट के प्रकार है। और ये क्या करते हैं, शरीर को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पैदा करने में मदद करते हैं। टी लिम्फोसाइट थाइमस में बनती है, थाइमस क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। ठीक, और क्या है, ये लिम्फोकाइन बना करके प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं सीएमआई द्वारा, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी द्वारा क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। और बोन मैरो, यानी बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में ये मैच्योर होते हैं और एंटीबॉडी बना करके ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। और ह्यूमोरल एंटीबॉडी के द्वारा ये अपनी प्रतिरक्षा को प्रदान करते हैं। तो इस तरह से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रदान की जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो इम्यूनिटी वाला टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक।